खफा जिंदगानी से होने लगी, बहाने से जा जा के सोने लगी, तपे गम की शिद्दत से फिर काँप काँप, अकेली लगी रोने मुँह ढाँप ढाँप। न अगला सा हंसना न वो बोलना, न खाना न पीना न लब खोलना, जहाँ बैठना फिर न उठना उसे, मोहब्बत में दिन रात घुटना उसे। कहा अगर किसी ने कि बीबी चलो, तो उठना उसे कह के हाँ जी चलो। जो पूछा किसी ने कि क्या हाल है, तो कहना यही है जो अहवाल है। किसी ने जो कुछ बात की पे दिन की, जो पूछी कही रात की। कहा अगर किसी ने कि कुछ खाइए, कहा खैर बेहतर है मंगवाइए। किसी ने कहा सैर कीजिए ज़रा, कहा सैर से दिल है मेरा भरा। जो पानी पिलाना तो पीना उसे, गरज गैर के हाथ जीना उसे। तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहान पर एक नई एजुकेशनल वीडियो के साथ। अभी मैंने जो कुछ अशार आप लोगों के सामने पेश किए, उससे आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हम किस चीज़ पर गुफ्तगू करने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, ये अशार जो हैं वो मसनवी सहरुल बयान के सहरुल बयान ही है। मसनवी सहरुल बयान जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके दुनिया में इस तरह से खो जाते हैं कि गोया कि हम भी उसी दुनिया के उसी कहानी के एक कैरेक्टर हैं। तो दोस्तों, इन दिलचस्पी के साथ अगर मसनवी सहरुल बयान को या गुलजार नसीम को पढ़ा जाए, ख़ास करके सहरुल बयान को, तो ये बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अदब में ऐसे अदब पारे बहुत कम लिखे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सहरुल बयान और मीर हसन के बारे में दिलचस्प तरीके से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या है इसकी हकीकत सहरुल बयान की, और मीर हसन के तारीख़ी हकीकत क्या है, या मीर हसन के तारीख़ी वाक़यात क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी वीडियोस कैसे लगते हैं। कमियों को बताएंगे, खामियों को बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। मीर हसन, सबसे पहले देखते हैं मीर हसन के बारे में। मीर हसन उर्दू शायरी में एक ऐसा नाम है जिसके ख़ानदान से उर्दू अदब के या उर्दू शायरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा। मीर हसन 1737 ईस्वी में पैदा हुए। अभी हम बताते हैं कि किस तरह से इनके ख़ानदान ने उर्दू शायरी की या उर्दू ज़बान की या उर्दू अदब की खिदमत की। 1737 में दिल्ली में पैदा हुए, महल्ला सैयदवाड़ा में। इनके वालिद साहब मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक बहुत अच्छे मरसिया गो शायर और बहुत बड़े शायर, साहिब दीवान शायर। 1765 ईस्वी में दिल्ली से हिजरत करके वो नादिर शाह अब्दाली का जब हमला हुआ दिल्ली पर और दिल्ली लूटी बर्बाद हुई, तो मीर और दीगर शोरा की तरह से, मीर मुसाफ़ी की तरह से इन्होंने भी अपना यहाँ से रास्ता दूसरी जगह इख्तियार किया, दूसरे शहरों में जाने को पसंद किया। तो 1765 ईस्वी में दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ के रास्ते फैज़ाबाद पहुँचे शुजाउद्दौला के अहद में। शुजाउद्दौला के अहद में उस वक्त पहुँचे थे जब फैज़ाबाद हुकूमत दारुल हुकूमत हुआ करती थी, लखनऊ नहीं थे। लखनऊ छोटा सा कस्बा हुआ करता था। और जब वो लखनऊ पहुँचे थे दिल्ली से, तो उसको देख करके दिल्ली के बनिस्बत इतना ज़्यादा मतलब उनको बुरा लगा कि उसके हज्व में मसनवी गुलजार इरम जो इनकी मशहूर मसनवी है, उसमें लखनऊ को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा और बहुत ही उसके बारे में काफ़ी सारी बुराइयां की और उसका ज़म किया और उसके हज्व लिखी उसमें। अभी आगे उसकी कहानी आती है। 1770 ईस्वी में आसिफउद्दौला ने जब लखनऊ शिफ्ट किया अपना दारुल हुकूमत फैज़ाबाद में, तो फैज़ाबाद से उस वक्त लखनऊ बहुत अच्छा बसाया जा चुका था। तो मीर हसन भी बादशाह के साथ में, नवाब के साथ में लखनऊ आ गए थे। 1786 ईस्वी में लखनऊ में ही उनका इंतकाल हुआ। मुसाफ़ी ने उनकी तारीख़ वफ़ात कही है शायर शीरी बयां, इससे 1786 ईस्वी में निकल के आता है। तज़किरा शोराए उर्दू इनका मशहूर तज़किरा है, उर्दू में जो लिखा उन्होंने, उर्दू के शोरा के बारे में बहुत मशहूर तज़किरा है। 12 मसनवियाँ इन्होंने लिखी है। सवाल आया है कि मीर हसन की कितनी मसनवियाँ हैं, तो 12 मसनवियाँ हैं, और जिनमें गुलजार इरम का जो जिक्र आया है कि उसमें उन्होंने अपने पूरे रास्ते का जो दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ गए थे, फैज़ाबाद गए थे, पूरा वाक़या उन्होंने इस मसनवी में बयान किया है। और इसी तरह से लखनऊ के बहुत ज़्यादा बुराई बयान की है इसमें।
और शाहजहानाबाद की इसमें तारीफ़ भी की गई है। रमूज़ुल आरफीन इसमें है और सहरुल बयान, ये 3 मसनवियाँ इनकी अहम है, बाकी 12 मसनवियाँ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी गैर शोहरत याफ्ता हैं। 7 इन्होंने कसीदे लिखे हैं। एक कसीदा इन्होंने आसफ़ुद्दौला के लिए भी लिखा था जब मसनवी सहरुल बयान को उसके दरबार में पेश किया था। अब इनका मैंने कहा था इनके ख़ानदान किस तरह से उर्दू अदब के लिए बहुत बड़ा ख़ानदान साबित हुआ। तो मीर दाहिक जो इनके वालिद साहब थे, यहाँ से अगर हम नस्ल इनके नस्बनामे को देखते हैं तो मीर, यहाँ पे देखिए मीर अनीस, यहाँ शुरू से देखते हैं मीर अनीस उर्दू के सबसे बड़े मरसिया गो शायर। उनके वालिद साहब मीर खलीक, ये भी मरसिया गो शायर। उनके वालिद मीर हसन साहिब सहरुल बयान और उनके वालिद मीर ग़ुलाम हुसैन ज़ाहिक, ये भी साहिब दीवान शायर। और इसके बाद में मीर अनीस के बेटे मीर मोनिस भी हैं और उनके 5 बेटे थे मीर मोनिस के, मीर अनीस के। तो इस तरह से इनके ख़ानदान में गोया कि उर्दू शायरी को और बेहतरीन शायरी को, अदबी शहपारों को एक जगह मिली। एक तरफ सबसे बड़ा मसनवी गो शायर, मसनवी निगार शायर मीर हसन इनके ख़ानदान से, दूसरा सबसे बड़ा मरसिया गो शायर मीर अनीस इन्हीं के ख़ानदान से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका ख़ानदान इल्मी और अदबी लिहाज से किस तरह से मालामाल है। तो मीर हसन के बारे में देखने के बाद हम देखते हैं उनके सहरुल बयान के सहरुल बयानी पर। तो सहरुल बयान जो है ये उर्दू के 2 मसनवियों में, सहरुल बयान और गुलजार नसीम, 2 सबसे बड़े मसनवियों में से एक मसनवी है गोया। और एक तरह से देखा जाए तो नक्कादों का जिस तरह से रुझान है या जिस तरह से तनकीद की गई है, जिस तरह से हम भी खुद पढ़ कर देख सकते हैं, मसनवियों में सबसे ऊंचा मकाम सहरुल बयान का है। हम खुद तय कर सकते हैं इसको पढ़ करके, इसकी सहरुल बयानी में इस तरह से हम उलझ जाते हैं। 1784 ईस्वी में लिखी गई। 1784, 85 बाद लोग 85 भी कहते हैं, गोया कि इंतकाल से 1 साल या 2 साल पहले इन्होंने लिखी था कि 84 वो राजह माना जाता है। बहर मुतकारिब यानी फ़ौलुन के 4 बार जो है वो उसी बहर में लिखी गई है। आसिफ़ुद्दौला के सामने पेश की गई थी। इसके वजह तसनीफ़ के बारे में बहुत सारे मुहक्किकीन ने, कमरुल हुदा फरीदी साहब ने और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा है। कमरुल हुदा फरीदी ने ये कहा है कि इसके बारे में ज़्यादा सबूत भी नहीं है, दलाइल नहीं है, लेकिन फिर भी बयान किया जाता है कि गुलज़ार इरम में जब आसिफ़ुद्दौला लखनऊ अपने दारुल हुकूमत शिफ्ट किया तो उसके सामने उसने जब गुलज़ार इरम इनका पढ़ा तो उसमें लखनऊ की बुराई देख करके बहुत ज़्यादा गुस्सा आया उसको, और इनको एक तरह से शहर बदर भी कर दिया था मीर हसन को। तो उसको खुश करने के लिए एक तरह से सहरुल बयान इन्होंने लिखा था और उसके दरबार में ले जा कर के पेश किया था, जिसमें गो की दास्तानी रंग में उन्होंने दास्तान तैयारी में बाग के जो इस तरह से सहरुल बयान के तमाम मौज़ूआत जो हैं, तमाम अनावीन दास्तान से शुरू होते हैं। उनके यहाँ उन्वान में दास्तान ज़रूर है। दास्तान तैयारी में बाग के बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो हर जगह सिलेबस में शामिल है, MA के सिलेबस में शामिल है उसका वो हिस्सा। तो दास्तान तैयारी में बाग के या फिर कला के ज़िक्र या फिर वहाँ की तहज़ीब का ज़िक्र, ये तमाम चीज़ों को देख करके लखनऊ के माशरत का ही उसमें अक्कासी देखने को मिलती है। तो एक तरह से इन्होंने सोचा था कि आसिफ़ुद्दौला खुश हो जाएगा कि लखनऊ की इसमें एक तरह से तारीफ़ है और ख़ूबसूरती का बयान है, लेकिन वो उसके दिल में एक भरा हुआ था आसिफ़ुद्दौला। इन्होंने जब उसके सामने पेश किया ले जा करके कि खुश हो जाएगा, इनाम इकराम देगा, तो सिर्फ 1-2 शाला दे करके उनको वहाँ से चलता किया। इस तरह से इनके गोया की मेहनत पर पानी फिर गया था। सहरुल बयान को जो एजाज़ मिलना चाहिए था, साहिब सहरुल बयान को जो एजाज़ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। 1805 ईस्वी में गिलक्रिस्ट ने यहाँ पे क्या कहते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में शेर अली अफसोस को ये कहा कि आप इसको एक नए तरीके से शाया करिए और अपने मुकदमे के साथ शाया किए। उसी में मेरे शेर अली अफसोस ने कहा था कि सहरुल बयान इस्म बामुसम्मा है, यानी जिस तरह से इसका नाम है उसी तरह से वाकई में इसके अंदर जादू बयानी है। मुसहफ़ी ने इसके बारे में कहा था, ये बुतखाने चीन कहा था, और अफसोस ने इस बामुसम्मा अगर सवाल आता है तो उन्होंने ही कहा था। और आज़ाद ने इसके बारे में कहा था कि ज़माने ने इसकी सहरुल बयानी पर तमाम शोरा और तज़किरा नवीसों से महज़र शहादत लिखवाया है। ये मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी आब हयात में लिखा था। अब मसनवी के किस्सा देखते हैं। मसनवी का किस्सा क्या है? शहज़ादा बेनज़ीर और शहज़ादी बद्र मुनीर का किस्सा है। इसमें एक बादशाह होता है जिसको औलाद नहीं होती है,
तो नजूमियों ने देख करके बताया कि हाँ आपके यहाँ एक बेटा होगा, लेकिन 12 बरस की उम्र में उसको ख़तरा है, उसे 12 साल तक बाहर किसी की नज़र, हमें सबकी नज़रों से पोशीदा रखना होगा। तो बादशाह ने उसकी तरबियत ऐसी जगह पे की थी जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। इत्तेफाक से दिनों की गिनती में थोड़ी सी गलती हो गई और बादशाह को ये लगा कि 12 साल पूरे हो गए, इसलिए शहज़ादे की ज़िद पर उसको छत पे सोने की इजाज़त दे दी। हालांकि वो अभी 12वीं साल में ही था, 1-2 दिन में पहले ही था। छत पे सो रहा था तो उसी वक्त माहरूख परी, जो एक परी होती है, वो उधर से गुजर रही होती है। शहज़ादे को देख करके उस पर आशिक हो जाती है और वो उठा ले करके उड़ जाती है वहाँ से। महल में हंगामा हो जाता है। शहज़ादे को ले जा करके परिस्तान में रखती है, बाग में रखती है, जहाँ पे उसके हर ऐशो आराम की चीज़ों को वो बंदोबस्त करती है। लेकिन फिर भी शहज़ादा जो है गमज़दा रहता है। शहज़ादे को इस तरह से खुश करने के लिए उसने कल का घोड़ा दिया कि उस पे बैठ करके वो जहाँ भी चाहे उड़ करके जा सकता है, घूम टहल के आ सकता है। तो उसी तरह से उड़ करके वहाँ पे बदर मुनीर के बागीचे में एक बार पहुँचता है और बदर मुनीर को देख करके वो आशिक हो जाता है। उसकी वज़ीर जो दोस्त जो होती है, वज़ीर जादी बदर मुनीर की, नजमुन्निसा, उसकी हिकमत से, उसकी मतलब कोशिशों से दोनों मिल पाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बैठते हैं। जब माहरूख परी को इस दोनों के मुआशके का पता चलता है तो वो शहज़ादे को पकड़ करके वहाँ ले जा करके चाहे अलम में कोह काफ के पास उसको कैद कर देती है। कोह काफ में कैद कर देती है, जिसकी वजह से बदर मुनीर का बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। जो वज़ीर नजमुन्निसा जब देखती है उसका हालत को, तो वो जोगन बन करके शहज़ादे की तलाश में जाती है। शहज़ादे की वहाँ पे फ़िरोज़ शाह से उसके रास्ते में मुलाकात होती है, जो उस दोनों एक दूसरे पे आशिक हो जाते हैं। फ़िरोज़ शाह जो जिनका बेटा होता है, उसकी मदद से फिर जा कर के बेनज़ीर वहाँ से आज़ाद होता है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बदर मुनीर और बेनज़ीर दोनों की शादी हो जाती है। इधर नजमुन्निसा और फ़िरोज़ शाह की भी शादी हो जाती है। तो यही किस्सा है, इसमें कोई उलझाव नहीं है। इसके प्लाट में भी इसमें बहुत अच्छी बात ये कही गई है तन्नकादों ने कि इसका प्लाट बहुत ही ज़्यादा गुथा हुआ है और प्लाट में कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब हमें यकरखापन दिखता है या फिर दोहरापन दिखता है इस तरह से, या प्लाट उलझा हुआ। प्लाट बहुत सीधा साधा है, बहुत अच्छा है। कहानी पूरी शुरू से आखिर तक चलती है और दिलचस्प चलती है। सबसे बड़ी खुसूसियत इस मसनवी की यह है कि इसमें जुज़ियात निगारी बहुत ज़बरदस्त की गई है। जुज़ियात निगारी मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों के बागीचे का बयान है, तो छोटे छोटे पेड़ पौधों का, फूलों के बारे में, या पानी का बयान है। वो नदियों में वो जो पत्तियां गिरती हैं और झुक झुक करके पेड़ जो पत्तियां टच करती हैं पानी को, ये सब चीज़ें मंजर कशी जो की गई बहुत ज़बरदस्त। इसीलिए जुज़ियात निगारी में इसका कोई सानी नहीं है। अब इसके किरदार को हम देख लेते हैं। किरदार तो इसमें बेनज़ीर बदर मुनीर अहम किरदार हैं, लेकिन नजमुन्निसा का सबसे फ़ाल किरदार माना जाता है, क्योंकि पूरे मसनवी में यही सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। बेनज़ीर तो बेकार का होता है, शहज़ादा सिर्फ होता है, ना उसे लड़ना है ना भिड़ना है। बदर मुनीर जज्बाती होती है, थोड़ा सा अदब से भी दिलचस्पी इसको दिखाया गया है। मसूद शाह बदर मुनीर का बाप होता है। माहरूख परी का जो एंटी हीरो दिखाया गया है या मतलब इसमें विलन का इसमें दिखाया गया है। फ़िरोज़ शाह एक तरह से साइड हीरो इसमें नज़र आता है। तो दोस्तों, सहरुल बयान और मीर हसन के बारे में ये मुख्तसर सा लेक्चर था, मुख्तसर सी वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तमाम हक़ाइक़, तमाम चीज़ें सहरुल बयान के बारे में आप लोगों को वाज़ेह हो गई होंगी और उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में बताएं। हमारी हौसला अफजाई होगी। पूरे नेट के सिलेबस को हम इंशाल्लाह इस तरह से कवर करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।